हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो गुप्त काल है यानी कि गुप्तकालीन जो प्रशासन है उसके हम बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने जो गुप्त शासक है उनके बारे में कवर किया है। साथ ही हमने बात की है कि जो गुप्त शासकों की जो जानकारी की स्रोत हैं, यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स गुप्तकालीन प्रशासन। ठीक है, देखिए इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो गुप्त प्रशासन है, गुप्त प्रशासन के अंदर जो केंद्रीय प्रशासन के जो अधिकारी हैं और प्रांतीय प्रशासन के अधिकारियों के बारे में और साम्राज्य की जो बंटवारा है यानी कि जो विकेंद्रीकरण की जो नीति है उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आप लगातार बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस के चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। ओके, तो ज़्यादा समय खराब ना करते सीधे ही हम टॉपिक पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ओके देखें, तो हम बात करेंगे फ्रेंड्स गुप्त काल यानी कि जो गुप्त काल प्रशासन है, गुप्त काल की प्रशासन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं गुप्त प्रशासन की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं। देखिएगा, जो गुप्त प्रशासन है इस काल में प्रशासन का जो केंद्र बिंदु था वो केंद्र बिंदु डियर फ्रेंड्स क्या था, यानी कि सम्राट। ओके, सम्राट स्वयं इसका केंद्र बिंदु था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो गुप्त प्रशासन का जो सर्वोच्च जो शक्ति होती थी वो सम्राट या हम यूँ कह सकते हैं राजा के हाथों में निहित थी। ठीक है, इसकी शक्तियां अपरिसीमित यानी कि शक्तियां बहुत ही ज्यादा थी, यानी कि शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। यहाँ तक कि इन्हें ईश्वर के समान तक समझा जाता था। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो सम्राट होता था ये सम्राट ईश्वर के समान समझा जाता था। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो जनता है, जनता सम्राट को एक ईश्वर के समान समझती थी, यानी कि भगवान के समान उसको समझती थी और उस भगवान के समान उसकी पूजा अर्चना भी वो करते थे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखिएगा, इस काल में जो साम्राज्य का जो केंद्र बिंदु था वो स्वयं सम्राट था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो गुप्त काल में जो सर्वोच्च जो शक्ति थी वो सम्राट के हाथों में नहीं थी, क्योंकि इनकी जो शक्तियां अपरिसीमित यानी कि इनकी शक्तियां अपार थी। ठीक है, बहुत ज्यादा इनकी शक्ति थी। यहाँ तक कि जो सम्राट होता था उसको सम्राट को एक गॉड यानी कि भगवान के यानी ईश्वर के समान उसको समझा जाता था। ठीक है, तो आगे बात अगर करें तो फ्रेंड्स देखिएगा, जो गुप्तकालीन जो प्रशासन था यानी कि गुप्तकालीन जो राजभाषा थी, उस राजभाषा की अगर हम बात करें तो गुप्तकालीन राजभाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। इस काल में प्रशासन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, यानी कि विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लग गई है। ठीक है, तो देखिएगा यानी कि वी और केंद्रीकरण इसका मतलब क्या हुआ कि शक्तियों का विभाजन होने लग गया। अगर आप वर्तमान में अगर देखो तो आज हमारा जो इंडिया है उसमें भी केंद्रीकरण की नीति है, यानी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। कैसे? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी, ऐसे ही क्या है यानी कि गुप्त काल में भी विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर अगर हम बात करें कि सामंती व्यवस्था का उदय हुआ, यानी कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का क्या हुआ? उदय हो गया।
कैसे उसको हम देखें तो देखिएगा जो सामंती जो व्यवस्था है, सामंती व्यवस्था समझो क्या होता है कि यानी सामंत क्या होता है, यानी कि किसी भी एक संस्था के नीचे काम करना, या हम यूं कह सकते हैं कि किसी सम्राट के अधीन जो काम करता है वो एक सामंत कहलाता है। तो सामंती व्यवस्था प्रारंभ थी, यानी सामंती व्यवस्था गुप्त काल से ही चली आ रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो आपको क्या क्या याद करना है, देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या याद करना है आपको। एक तो गुप्तकालीन जो राजभाषा थी वो क्या थी, संस्कृत भाषा थी। अगर हम प्रशासन की बात अगर करें तो प्रशासन एक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति में था। ठीक है, साथ ही वहां से यानी कि गुप्त काल से ही सामंती व्यवस्था प्रारंभ हो गई। ठीक है, यानी उदय हुआ था वहीं से। ठीक है, इससे अगर आप आगे बात अगर करें तो फ्रेंड्स, गुप्त सम्राट यानी कि हम अगर कहें गुप्त सम्राट महाराजाधिराज, ओके, और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करते थे। आपको पता है कि जो श्रीगुप्त है और घटोत्कच है, उन्होंने तो महाराजा की उपाधि धारण की। इसका मतलब ये दो ऐसे शासक थे जो एक स्वतंत्र शासक नहीं थे, यानी कि सामंत के रूप में काम करते थे। इसके पश्चात ही फिर चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात जितने भी जो गुप्त शासक है उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कहने का मतलब ये हुआ कि ये चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात जितने भी राजा वो एक स्वतंत्र शासक हुए। ठीक है, तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम ने पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। आगे अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। महाभट्टारक है ना, ये परम भागवत की उपाधि वो धारण करता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये तो बात आपको समझ में आई है। ठीक है, तो गुप्त शासक कौन सी उपाधि धारण करते थे, महाराजाधिराज या परम भागवत या परम भट्टारक की उपाधि भी धारण करते। तो यहाँ पर आप परम भागवत भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप इसको डाल लेना। ओके, ये चीज आपके माइंड में डाल लेना। ओके, तो कौन सी, परम भागवत। ठीक है, तो ये आप लिख लेना आपकी अपनी नोटबुक में। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परम भागवत ये उपाधि धारण करते थे। ओके, हम बात करते हैं आगे। देखिएगा, आगे हम बात करें तो फ्रेंड्स देखिएगा यानी कि जो केंद्रीय प्रशासन के जो अधिकारी होते थे उन अधिकारियों की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, केंद्रीय प्रशासन के जो अधिकारी थे वो कौन कौन थे और उन अधिकारियों का वर्क देखेंगे, क्या काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इन सभी को आप अपने नोटबुक में उतारिएगा और इनको बिल्कुल लर्न भी कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा कौन कौन सी केंद्र सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेटिव थी उसमें जो अधिकारी थे वो कौन कौन बैठते थे, उनका क्या क्या काम होता था वो देखते हैं। सबसे पहले देखें कुमार अमात्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुमार अमात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था, यानी कि प्रशासन का सबसे पावरफुल जो अधिकारी होता था वह कुमार अमात्य होता था। तो इसको आप याद रखिएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं महासंधि विग्रहित। देखिएगा, महासंधि विग्रहित कौन था, युद्ध, संधि एवं विदेशी विभाग से संबंधित अधिकारी होता था। यानी कि युद्ध से संबंधित होता था, संधि से संबंधित, और विदेशी जो विभाग होता था उससे संबंधित अधिकारी होता, उसको क्या कहा गया, महासंधि विग्रहित कहा गया है। इसके पश्चात अगर देखें फ्रेंड्स, महादंड नायक, इसको याद रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महादंड नायक था कि प्रमुख न्यायिक अधिकारी होता था। यानी कि महादंड नायक कौन था, प्रमुख न्यायिक अधिकारी होता था। ठीक है, इसके बाद में अगला जो अधिकारी होता था वो होता था महाबलाधिकृत, या उसको हम यूं कह सकते हैं महासेनापति। ये होता था सैन्य अधिकारी, यानी कि जो सेना होती थी उसका ये सबसे उच्च अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, और न्यायिक यानी कि जस्टिस जो होता था, यानी कि न्यायिक प्रमुख न्यायिक अधिकारी होता था महादंड नायक होता था। और सैन्य अधिकारी जो सबसे सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको महाबलाधिकृत भी कहा जा सकता है या उसको महासेनापति भी कहा जा सकता है। ओके, अगली अगर बात करें
गाराधिकृत, ठीक है। तो ये महाभंडागाराधिकृत क्या होता था, राजकीय कोष का प्रधान होता था। क्या होता था ये, राजकीय कोष का प्रधान होता था। राजकीय कोष का प्रधान को क्या कहा गया है, महाभंडागाराधिकृत कहा गया है। इसके पश्चात देखिए फ्रेंड्स, रणभंडागारिक होता था। रणभंडागारिक कौन होता था, देखिएगा, रणभंडागारिक होता था जो महा देखिएगा, रणभंडागारिक होता था सेना से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं की आपूर्ति करने वाला अधिकारी। यानी कि सेना के लिए जो भी आवश्यकता की जो वस्तुएं होती थी, उन वस्तुओं की आपूर्ति कराने वाला जो होता था, उसको कहा गया है रणभंडागारिक कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, फिर 7वें नंबर पर अगर अधिकारी की बात अगर कहें, महाप्रतिहार। देखिए, महाप्रतिहार कौन होता था, सम्राट से मिलने वाले व्यक्तियों को आज्ञा पत्र प्रदान करने वाला। जैसे कोई सम्राट से कोई व्यक्ति मिलना चाहता है, तो उसकी जो आज्ञा पत्र यानी कि या उसके मिलने का जो समय, जो टाइम पीरियड बताने वाला व्यक्ति होता था, महाप्रतिहारक होता था, ठीक है। फिर देखें, अगर अगले अधिकारी की अगर बात करें, तो ये महाअक्षपटलिक होता था। देखिए, महाअक्षपटलिक क्या था, ये महाअक्षपटलिक था जो आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। यानी कि जो आय और व्यय, यानी कि जो कितने आय व्यय का मतलब कितने रुपए आए, कितने रुपए नहीं आए, कहाँ खर्च हुए हैं, उन सभी का जो लेखा जोखा करने वाला जो अधिकारी होता था, उसको कहा गया है महाअक्षपटलिक कहा गया है। इसके साथ ही अगर फ्रेंड्स देखें, तो जो इसके साथ ही अगर देखें, एक मिनट फ्रेंड्स, ओके, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही अगर देखें फ्रेंड्स, तो जो महाअक्षपटलिक होता था, ये इसको एक और भी काम दे रखा था, अभिलेख विभाग का ये प्रधान होता था। यानी कि जो अभिलेख होते थे, उनका प्रधान होता था ये, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं आगे। अगर आगे की अगर बात करें, तो फ्रेंड्स देखिएगा, जो दंडपाशिक एक होता था, दंडपाशिक जो अधिकारी होता था, उस अधिकारी की अगर बात करें, तो ये होता था, दंडपाशिक होता था पुलिस जो विभाग होता था, यानी कि जो पुलिस डिपार्टमेंट का ये अधिकारी होता था। एक है कर्णिक। कर्णिक होता लिपिक। ये क्या होता, लिपिक होता था। देखिएगा, गोलमिक होता था, वन अधिकारी होता था, वन विभाग का अधिकारी होता था। पुस्तपाल होता था, भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, ऐसे अपन बोलते ना, पटवारी। ओके, तो ऐसा ये काम करने वाला उसको बोला जाता, पुस्तपाल बोला जाता था। ओके, इसके साथ ही अगर देखें, तो विनय, यानी कि विनय स्थिति स्थापक। देखिएगा, विनय स्थिति स्थापक होता था, धार्मिक मामलों का अधिकारी होता था, ठीक है। अग्रहारिक होता था, दान विभाग का, यानी कि जो दान विभाग का जो अधिकारी होता था, उसको अग्रहारी कहा गया है। सर्वाध्यक्ष। देखिए, सर्वाध्यक्ष कौन होता था, जो राज्य के सभी जो केंद्रीय जो विभागों का अध्यक्ष होता, जितने भी डिपार्टमेंट होते थे, उन सभी डिपार्टमेंट का क्या है, ये अध्यक्ष होता था, ठीक है। इसके साथ ही अगर देखें, तो ध्रुवाधिकृत होता था, कर वसूलने वाले विभाग का अध्यक्ष। यानी कि जो कर वसूला जाता था, और उस कर वसूलने वाले अधिकारी को ध्रुवाधिकृत कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके साथ ही देखें, एक है पुरपाल। देखिए, पुरपाल, पुर यानी क्या होता है, नगर, यानी कि नगर का ये अधिकारी होता था, तो उसको पुरपाल कहते हैं। ओके, देखते हैं ये आगे, ठीक है। तो ये मैंने समथिंग 17 जो अधिकारी होते थे, यानी कि जो सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसके अधिकारी होते, उनकी हमने बात कर ली, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिएगा। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें, तो इसमें हम बात कर रहे हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंत्री। अब जो गुप्त काल है, यानी कि जो गुप्त काल के अंदर जितने भी जो प्रसिद्ध जो मंत्री हुए, उन मंत्रियों की अगर हम चर्चा करें, तो देखिए कौन कौन मंत्री होते थे। देखिएगा, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंत्री राजा के किसी गूढ़ विषय पर मंत्रणा देते थे। यानी कि जो जो प्रसिद्ध जो मंत्री होते थे, यानी कि जो गूढ़ विषय पर, यानी कि जब राजा अगर कोई मंत्रणा करता था, तो इन मंत्रियों से करता था, ठीक है। और कोई फैसले लेता था, तो इन मंत्रियों से ही फैसले लेकर आगे वो काम करता था, इसलिए उनको क्या कहा गया है, गूढ़ विषय कहा गया है। अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से मंत्री थे, उनके नाम मैं बता दूं, तो वो कौन कौन से गुप्तकालीन शासक के मंत्री रह चुके हैं, उनकी हम बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो मंत्री था, देखिएगा, वीर सेन।
ठीक है। तो ये वीरसेन है, ये वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का संधि विग्रहिक, यानी कि संधि विग्रहिक था ये, ठीक है। ये वीरसेन था, ये बहुत ही मतलब चतुर बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो भी फैसला लेता था तो वो इसी व्यक्ति से वो क्या करता था, फैसला इसी व्यक्ति से मंत्रणा करता था। तो ये मंत्री था इसका, किसका, वीरसेन किसका मंत्री था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। तो आपने शायद प्रयाग प्रशस्ति सुनी होगी, हरिसेन द्वारा ये लिखी गई, तो ये हरिसेन का ये पुत्र था वीरसेन। इसके साथ ही अगर देखें तो फ्रेंड्स अगला जो है मंत्री है उसका नाम है पृथ्वीसेन है। ये कुमार गुप्त प्रथम का ये क्या था, ये मंत्री था, ठीक है, कुमार गुप्त का ये मंत्री था। हरिसेन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था हरिसेन का पुत्र वीरसेन, ठीक है। हरिसेन देखिएगा, हरिसेन किसका मंत्री था, समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक था, साथ ही महादंड नायक भी था और कुमारा अमात्य भी था, ठीक है। तो देखिएगा ये अकेला व्यक्ति संधि विग्रहिक यानी कि जो युद्ध संधि संबंधी अधिकारी था, ये महादंड नायक था यानी कि न्याय विभाग का भी अध्यक्ष था, और कुमारामात्य यानी कि कुमार एक प्रसिद्ध सर्वोच्च अधिकारी था, किसका था, हरिसेन किसका था, ये समुद्रगुप्त का था। कहने का मतलब हो गया एक ही व्यक्ति कई पदों पर भी नियुक्त किया जाता था, ठीक है। तो ये था हरिसेन, ठीक है। तो ये किसके समय का था, ये चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का ये मंत्री था, ठीक है। तो ये बड़ा ही विश्वास पात्र मंत्री था, किसका, समुद्रगुप्त का। ओके, तो आपको याद रखना है कि एक से अधिक पदों पर एक व्यक्ति भी नियुक्त हो सकता था, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हरिसेन है, ठीक है। तो जिसने कौन कौन से पदों पर काम किया, संधि विग्रहिक है, महादंड नायक और कुमारामात्य। ओके, शिखर स्वामी की अगर बात करें तो देखिए शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय का ये मंत्री था। देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दो मंत्रियों की, एक तो वीरसेन और एक शिखर स्वामी, चंद्रगुप्त द्वितीय के ये मंत्री थे। एक है आम्रकारदव, देखिए आम्रकारदव ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही क्या था, ये सेनापति मंत्री था। तो ये तीन मंत्री थे, बड़े विश्वास पात्र थे। पहला वीरसेन है, फिर शिखर स्वामी है, एक है आम्रकारदव, ठीक है। तो ये मंत्री थे। तो ये हमने बात कर ली है, केंद्रीय प्रशासन के मंत्रियों की हमने बात कर ली। इसके साथ ही अगर देखिए फ्रेंड्स हम प्रांतीय प्रशासन की हम चर्चा करते हैं। अब देखिए प्रांतों की अगर बात करें, जैसे प्रांत किसे कहा गया है, राज्य स्टेट को कहा गया है, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा जो प्रांतीय प्रशासन में देखें तो प्रांतीय प्रशासन कई प्रांतों में विभक्त था, यानी कि जो प्रांतीय प्रशासन था वो कई भागों में विभक्त था, और उनको क्या कहा, भुक्ति कहा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद क्या करना है कि गुप्त काल में प्रांतों या राज्यों को किस नाम से जाना जाता था, भुक्ति कहा गया उसको, किसके नाम से, भुक्ति। जैसे प्रमुख प्रांतों या भुक्ति की अगर बात करें तो उस समय कौन कौन से ऐसे राज्य थे जो गुप्त काल में बड़े फेमस थे। देखिएगा एक है पुंडुवर्धन, देखिए ये भी एक प्रांत था पुंडुवर्धन। एक है एर किरण, ठीक है, ये भी एक क्या था, प्रांत था। और एक है मालवा, ये प्रांत था उस समय गुप्त काल के। तो गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा गया, भुक्ति। देखिएगा अब देखिए साम्राज्य का बंटवारा की अगर विकेंद्र की अगर बात करें तो राज्य या देश को किस में बांटा गया, भुक्ति या प्रांतों में, और प्रांतों को किस में बांटा गया, विषय या जिले में। तो आपको पता आज भी अगर देखें तो देश है, देश को राज्यों में, राज्यों को जिलों में बांटा गया, ऐसे, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा साम्राज्य या देश को किस में बांटा गया, प्रांतों में, प्रांतों को किस नाम जाना जाता है, भुक्ति। अब देखिएगा यहां से अगर देखें प्रमुख जो प्रांत थे, भुक्ति थे, उनकी अगर बात करें, प्रांत के जो मुखिया या उसके प्रधान की अगर बात करें तो उसमें उपरिक महाराज, ठीक, वो होता था, एक भौगोलिक होता और एक राष्ट्रीय इसको गया। इसके अलावा सीमा प्रांत जो किसी अन्य देश की सीमा पर जो प्रांत था उसका जो मुखिया होता था, उसका प्रमुख होता था, उसको गोप्ता कहा गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा भुक्ति के प्रधान को क्या कहा गया, या प्रांत के प्रधान को क्या कहा गया, उपरिक महाराज कहा गया, भौगोलिक कहा गया, राष्ट्रीय कहा गया। ऐसे सीमांत प्रांत की जो मुखिया होता था या उसके प्रधान को क्या गोप्ता कहते हैं। ऐसे ही भुक्ति या प्रांतों को किसमें बांटा गया, विषय में। तो विषय विषय का अधिकारी प्रधान कौन होता, विषयपति। जैसे आज वर्तमान में गांव का प्रधान कौन था, वो होता है सरपंच होता है। वैसे ही जिला या विषय को जिला को किस नाम जाना जाता है, विषय में। और विषय का जो अधिकारी होता या विषय का जो प्रधान होता था उसको हम क्या कहते थे, विषयपति। देखिएगा
विषयपति की सहायता हेतु 4 सदस्यों की समिति होती थी, यानी कि इस विषयपति को भी अगर ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता था जिलों के अंदर, तो उसके लिए 4 सदस्यों की एक समिति होती थी, वो इसकी सहायता करती थी। जैसे अगर देखें, देखिएगा, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी सबसे धनी व्यक्ति होता था। सार्तवाह है, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता था ये। प्रथम कुलिक, ये शिल्पियों का अधिकारी होता था। और प्रथम कायस्थ, ये लेखों का प्रधान अधिकारी होता था। जो जो किताबें लिखने वाला होता है लेखक, उनका ये प्रधान। तो इनको याद रखिएगा। श्रेष्ठ होता सबसे धनी व्यक्ति होता था। सार्थवा होता व्यापारियों का प्रतिनिधि होता था। प्रथम कुलिक होता था शिल्पियों का प्रतिनिधि। और प्रथम कायस्थ होता था, वो होता था लेखकों का प्रतिनिधि करने वाला। ओके, तो आपको ये बातें समझ में आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, आगे हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, या हम यूं कह सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें देख लीजिएगा। देखिएगा, नगर के विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों के संपादन के लिए एक सभा होती थी, जिसको द्रंगिक कहा जाता था। यानी कि नगर के विभिन्न जो प्रशासनिक जो दायित्व होते थे, उन दायित्वों के संपादन के लिए एक सभा होती थी। और उस सभा को क्या क्या कहा गया? द्रंगिक कहा गया। यानी सभा को पुरपाल भी कहा गया। यानी सभा होती थी उसको द्रंगिक भी कहते हैं, पुरपाल भी उसको कहा जाता है। ओके, आगे बात अगर करें तो प्रशासन की न्यूनतम इकाई क्या होती थी? यानी कि जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम होती थी, और आज भी यही है। यानी कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम, यानी कि गांव। उस गुप्त काल में भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम होती थी। और ग्राम के अधिकारी को महत्तरीय भोजक कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ग्राम का जो ग्राम के अधिकारी को महत्तरीय भोजक कहा गया। आज अगर हम बात करें कि जो गांव का जो मुखिया होता है उसको सरपंच कहते हैं, तो वैसे ही गुप्त काल में जो ग्राम के अधिकारी होता था, उस ग्राम के अधिकारी को महत्तरीय भोजक कहा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रही है बातें। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। जहां मौर्य प्रशासन में सुदृढ़, अगर हम मौर्य और गुप्त काल का कंपैरिजन करें एडमिनिस्ट्रेटिव का, तो देखते हैं यहाँ पे, जहां मौर्य प्रशासन के सुदृढ़ केंद्रीकरण दिखाई देता है। यानी कि मौर्य काल में तो जो प्रशासन था वो एक केंद्रीकरण था, यानी कि एक केंद्र था। कहने का मतलब ये हो गया कि शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया था। यानी कि सम्राट ही सर्वोच्च शक्तियों का क्या था, सर्वोच्च शक्तियों का दायित्व वो ही करता था। यानी कि संपूर्ण जो शक्तियां होती थी वो राजा या सम्राट के हाथों में ही थी। ये केंद्रीय प्रशासन, ये मौर्य प्रशासन की बात अपन कर रहे हैं। अगर हम जो गुप्त काल प्रशासन की बात करें, तो यहाँ गुप्त काल में केंद्रीकरण भी था। ओके, यानी कि केंद्रीकरण के साथ साथ विकेंद्रीकरण की व्यवस्था भी थी। यानी कि जो प्रशासन का जो अधिकारी, यानी कि प्रशासन की सबसे जो शक्तियां होती वो सम्राट के हाथों में होती थी। कहीं कहीं इन शक्तियों का वो विभाजन भी कर देता था। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यानी कि साम्राज्य को किसमें, भुक्ति में, विषय में बांट दिया। तो उनको क्या कर दिया, यानी कि उनकी शक्ति भी उनको दे देगी उनके प्रधानों को। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन में सुदृढ़ केंद्रीकरण दिखाई देता है। वहीं गुप्त प्रशासन में केंद्रीकरण के साथ साथ विकेंद्रीकरण और एक सामंती व्यवस्था का अस्तित्व भी था। जो मैंने आपको बता दिया कि सामंती व्यवस्था अस्तित्व था गुप्त काल में। कहने का मतलब ये हुआ कि राजा के नीचे काम करने वाले व्यक्तियों को सामंती व्यवस्था के रूप में देखा जाता था। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, गुप्त काल में प्रारंभ में अधिकारियों को नकद वेतन दिया जाता था। यानी कि गुप्त काल में जो अधिकारी होते थे उनको नकद वेतन दिया जाता था। लेकिन बाद में फिर क्या होता है, भूमि दान प्रदान किया गया। ठीक है, यानी कि पहले तो क्या था कि नगद वेतन उसको दिया जाता था, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उनको भूमि दान में दी जाने लगी। यानी कि वेतन के बदले भूमि दान दी जाती थी। ठीक है, तो ये सामंतवाद को बढ़ावा मिला। फिर इसी से क्या होता है कि भूमि दान देने से सामंतवाद को बढ़ावा मिलता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स समझ में आ रहा है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको फिर समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइएगा आपकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी बातें आपको समझ में, तो मैं उसमें थोड़ा सुधार करूंगा और आपको इसी कमेंट के माध्यम से आपकी समस्या का मैं समाधान जरूर करूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा,
एक विशेष बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, इससे पूर्व सातवाहन काल में ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता। आपको मैंने बताया था कि जो सातवाहन वंश जब मैंने आपको पढ़ाया था उस वक्त मैंने बताया था कि ब्राह्मणों को जो सातवाहन वंश काल में ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती और वो भी कर मुक्त भूमि उनको दान दी जाती थी। ठीक है, तो भूमि दान देने का जो सबसे जो प्रथम साक्ष्य है आपको मैंने बताया था, नाना घाट का अभिलेख से ही हमें पता चलता है। तो आप सातवाहन वंश का जो वीडियो आप देखिएगा, जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर मैंने अपने जो प्लेलिस्ट में इसको थंबनेल में आप उसको देखिएगा सातवाहन वंश, और वहां पे विजिट करके आप उसको स्टडी करिएगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर देखें फ्रेंड्स, गुप्त शासकों का जो राजकीय जो चिन्ह था, राज चिन्ह था, वो क्या था? गरुड़ था। ठीक है, तो आपको पता है यानी कि इनसे पहले जितने भी सिक्के मिले हैं, यानी कि जो गुप्त काल के पहले, ठीक है, तो वहां पर मयूर के चिन्ह दिखाई देता है सिक्कों पर। फिर उनके बाद में मयूर के स्थान पर गरुड़ के चित्र दिखाई देते हैं किनमें? सिक्कों पे। तो इसीलिए कहा गया है गुप्त शासकों का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या? गरुड़ था। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स हमने बात कर ली है जो प्रशासन था, यानी कि जो केंद्रीय अधिकारी और प्रांतीय अधिकारियों के बारे में। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इसको आप समझिएगा। ठीक है, देखिएगा, न्याय व्यवस्था की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो देखिएगा जो न्याय व्यवस्था है वो पहले की तुलना में अधिक विकसित हुई। यानी कि पहले तो क्या था, जब गुप्त काल का उदय होता है तो उस वक्त जो न्याय इतनी विकसित नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि न्याय व्यवस्था अधिक विकसित होने लग गई। अब देखते हैं, देखिए पूग और कुल क्या होता है। देखिए, पूग होता है नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की समिति, यानी कि जो नगर होता था ना, उस नगर में जो रहने वाले जो विभिन्न जातियों की एक समिति होती थी, उसको हम कहते हैं पूग कहा जाता था। किसमें? गुप्त काल में। और कुल नहीं है डियर, एक कुल है। कुल यानी समान परिवार के सदस्यों की समिति, यानी कि एक ही समान परिवार के जो सदस्य रहते थे उनकी एक समिति होती थी, उनको कुल कहते थे। यानी कि पूग और कुल, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूग क्या होता था? नगर में रहने वाले विभिन्न जातियों का क्या अधिकारी होता था, समिति होती थी। और कुल होता था समान परिवार के सदस्यों की समिति होती थी। देखिएगा, अब देखते हैं आगे। देखिएगा, अब देखिएगा, न्याय व्यवस्था की बात, अगर न्याय प्रशासन की हम बात कर रहे हैं तो देखिएगा, एक है सर्वदंड नायक, फिर उससे छोटा तो महादंड नायक, फिर और उससे छोटा होता एक दंड नायक। कहने का मतलब ये हुआ कि सर्वदंड नायक होता साम्राज्य देश का न्यायाधीश होता था। इसके बाद महादंड नायक होता प्रांत या भुक्ति, यानी कि देश या साम्राज्य किस में बांटा गया? प्रांतों या भुक्तियों में, और भुक्ति और प्रांतों में किसको बांटा गया? विषय और जिले में। तो सर्वदंड नायक का दंड नायक होता था, ये देश में होता था यानी साम्राज्य में होता था। महादंड नायक होता था प्रांत या भुक्ति में होता, और दंड नायक होता था विषय या जिले में। अगर हम बात करें जैसे आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उससे फिर नीचे जिला उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के जिला न्यायालय। तो ऐसे सर्वोच्च न्यायालय का अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय का क्या? न्यायाधीश, फिर प्रांतों का न्यायाधीश, फिर जिलों का यानी कि अधीनस्थ जो न्यायालय उसका न्यायाधीश होता था। ऐसे ही मतलब गुप्त काल में ऐसे ही थे, यानी कि सर्वदंड नायक, महादंड नायक, दंड नायक। सर्वदंड नायक होता जो साम्राज्य का न्यायाधीश होता था, महादंड नायक होता प्रांत या भुक्ति का न्यायाधीश, दंड नायक होता विषय या जिले का न्यायाधीश। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो गुप्त काल में 4 प्रकार की सेना होती थी, यानी सेना के अंक कितने थे? 4 प्रकार के थे। कौन कौन से? एक तो पैदल सेना होती थी, एक अश्वराही यानी कि अश्व पर चलने वाली सेना, एक रथों पर चलने वाली सेना, एक गज यानी हाथी के ऊपर चलने वाली, यानी ऐसे 4 सेना होती थी। पैदल सेना, अश्वरोही सेना, रथ सेना और गज सेना। ठीक है, देखते हैं आगे। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, राजस्व व्यवस्था की बात अपन करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये राजस्व व्यवस्था। यहाँ से जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएएस, यहाँ तक की जो भी एग्जाम्स होती है जहाँ पर अगर गुप्त काल का टॉपिक है तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो प्लीज़ आप इसको बहुत ही धैर्य से आप इसको सुनिएगा और इसको अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। साथ ही अपनी नोट्स भी बनाएगा, यानी कि वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बनाएगा। ठीक है, तो राजस्व व्यवस्था की बात करें तो देखिए, राजा
भूमि का स्वामी होता था। ये तो आपको पता ही है कि जो राजा होता था वो भूमि का क्या था, स्वामी होता था। ठीक है, यानी कि संपूर्ण शक्ति किसमें होती, राजा में होती थी। अब देखते हैं भाग और भोग। देखिएगा, भाग होता था भूमिकर, क्या होता था, भाग को क्या होता था, भूमिकर होता था। और उपज का 1/6 भाग दिया जाता था किसको, राजा को, यानी कि टैक्स के रूप में। तो ये पहले तो आप याद रखिए, भाग क्या होता, भूमिकर होता था। कितना दिया जाता उपज का, 1/6 भाग राजा को दिया जाता। ऐसे ही भोग, भाग और भोग, भोग होता राजा को दी जाने वाली भेंट, यानी कि जब राजा को जो भेंट दी जाती थी, उपहार दिया जाता, उसको भोग कहा गया है। तो ध्यान दीजिए, भाग भूमिकर होता था, भोग होता राजा को दी जाने वाली भेंट होती। अब देखते हैं आगे, उद्रंग। उद्रंग क्या होता, अन्य भूमिकर, इसके अलावा अन्य भूमिकर होता था उद्रंग। तो उद्रंग भी क्या होता है, भूमिकर ही था, लेकिन वो अन्य था। कैसे, एक है ऊपरी कर, यानी कि उद्रंग और ऊपरी कर। इसको देख, उद्रंग क्या होता, ये अन्य भूमिकर था, ये स्थायी किसानों से लिया जाता था। यानी उद्रंग तो क्या था, जैसे कोई किसी गांव में रहने वाला एक किसान है और वहां पर वह स्थायी रूप से खेती बाड़ी कर रहा है, तो उससे लिया जाता था उद्रंग, अन्य भूमिकर था। और एक ऊपरी कर होता, जैसे कोई किसी दूसरे गांव से आकर बटाई में अगर खेती बाड़ी कर रहा है, तो वह अस्थायी किसान होता था। तो अस्थायी किसान से लिया जाने वाला जो कर था वो ऊपरी कर कहलाता। देखिएगा, भूमिकर कितने हो गए, भाग, उद्रंग, ऊपरी कर। भाग होता था उपज का 1/6 भाग राजा को दिया जाता था। उद्रंग यानी कि ये भी भूमिकर था, यानी कि स्थायी किसानों से लिया जाता था। ऊपरी कर होता था, वह भी एक भूमिकर ही था, ये अस्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हिरण्य। देखिए, हिरण्य क्या था, ये भी एक कर था। देखिएगा, हिरण्य होता था गांव का सामूहिक कर, यानी कि ये गांव का एक सामूहिक कर था, गांव वालों से सभी से लिया जाता था। या खानों पर लगने वाला जो खान होते हैं ना, जो खोद कर जो भी मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, वो खानों पर लगने वाला टैक्स था ये, तो वो हिरण्य होता था। ऐसे अगर हम कहें तो भूमिकर एक हिरण्यकर भी, यानी कि हिरण्य एक भूमिकर भी था, वो एक नगद रूप में दिया जाता। और एक मेघ यानी कि अन्न के रूप में दिया जाने वाला कर था। तो ये एक क्या था, यानी कि सामूहिक कर था, खानों पर भी लिया जाता था। और हिरण्य यानी कि भूमिकर भी था ये, और मेद यानी अन्न के रूप में भी इसको लिया जाने वाला कर था। तो ये हिरण्य कैसा था, नगद भी लिया जाता था और इसके बदले अन्न भी दिया जाता। तो ये था क्या, आपका हिरण्य, जो सामूहिक कर था, खानों पर लगता था। और ये कर कैसे लिया जाता, नगद के रूप में ले जाते या अन्न के रूप में ये लिया जाता था। ओके, आगे हम बात करेंगे, अगले कर की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, अगला जो कर है वो प्रतिभाग है। देखिए, प्रतिभाग क्या होता था, यानी कि जो कृषक द्वारा फल फूल सब्जी आदि के रूप में राजा को दी गई भेंट। यानी कि प्रतिभाग क्या होता था कि जो किसान लोग थे, वो राजा को खुश करने के लिए अपने खेत खलिहानों से राजा के लिए फल, कंदमूल, फूल, सब्जी आदि लाकर राजा को भेंट के रूप में देते थे। तो वैसा इस कर को क्या कहा गया है, इसको प्रतिभाग कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भाग आ गया, इसका मतलब खेती से संबंधित है। ठीक है, देखो, भूतोवाद। देखिए, भूतोवाद होता आयात कर, यानी कि आयात यानी कि अगर कोई बाहर से जैसे किसी राजा की सीमा से कोई व्यापार हो रहा था, तो वो पहले आयात कर लेता था, फिर बाद में व्यापार होता था, तो आयात कर होता था। एक होता है विष्टि। देखिएगा, विष्टि क्या होता है, बेगार। देखिएगा, आपको पता है बेगार क्या होती है, यानी कि बेगार होती है कि बिगर उसको पगार दिए हुए उससे मेहनत लेना। ठीक है, उसको हम बेगार कहते हैं। यानी कि उसको इस गुप्त काल में क्या होता था कि हर घर से एक व्यक्ति को एक दिन के लिए राजा के लिए काम करना होता था, उसमें किसी प्रकार की उसको बेगार, मेहनताना या पगार या उसको वेतन नहीं दिया जाता था, वो होता था बेगार। तो उसको हम कहते हैं विष्टि कहते हैं। ओके, अब देखते हैं अगला, हलीरा कर। देखिए, हलीरा कर क्या होता है, हलीरा कर। देखिएगा, हलीरा का हल पर लगने वाला कर। देखिए, जैसे किसान है ना, जो खेत जोतते तो पहला जो हल लगाते थे उसके रूप में लिया जाने वाला कर था, उसको हलीरा कर भी कहते हैं। ठीक है, हलीरा कर कहते थे। ठीक है, अगला देखें, अग्रहारा या ब्रह्मदेव। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इसको तो वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। देखिए, अग्रहार क्या होता था, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को
ब्राह्मणों को सैद्धांतिक यानी कि सैद्धांतिक या यूं कह सकते हैं धार्मिक कार्यों के लिए दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। कहने का मतलब है मंदिर होते थे या ब्राह्मण होते, उनको धार्मिक कार्यों के लिए यानी जैसे पूजा पाठ के लिए जो भूमि दी जाती और वो भी कैसी, कर मुक्त, यानी इनसे कर नहीं लिया जाता, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। उसको हम कहते हैं अग्रहार या ब्रह्मदेय भूमि कहते हैं, उसको हम कर कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिएगा ध्रुवाधिकरण। देखिए ध्रुवाधिकरण क्या होता था कि राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी यानी कि जो टैक्स जो वसूलने वाला या टैक्स इकट्ठा करने वाला जो व्यक्ति होता था उसको ध्रुवाधिकरण कहा गया। देखिए अवलमक। देखिए अवलमक क्या होता था, अवलमक क्या होता था इसको सुनिएगा। क्षेत्र विशेष के पास से सेना के निकलने पर वहां के लोगों द्वारा उनके रहने और खाने की व्यवस्था करना क्या कहलाता था, अवलमक कहा गया। जैसे मान लेते हैं किसी राजा की सेना किसी गांव से गुजर रही है और जिस गांव से गुजर रही है, अगर शाम को अगर उस गांव के में अगर राजा की सेना रुक गई तो उस गांव का दायित्व तो ये बनता था कि राजा की सेना का रहने की व्यवस्था करे और उसके खाने पीने की व्यवस्था करे। तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, अवलमक कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपने राजस्व के बारे में पढ़ा। तो फ्रेंड्स आपको किस किस के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक तो भाग, एक भोग, उद्रंग, हिरण्य, एक है आपको क्या अग्रहार या ब्रह्मदेय। इनको आपको बिल्कुल कंठस्थ करना है, इनको याद करना है। ठीक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको थोड़ा इन पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कर राजस्व व्यवस्था। अब हम आर्थिक जीवन की हम बात करते हैं। देखिएगा आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो फ्रेंड्स कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। यानी कि गुप्त काल के अंदर जो एग्रीकल्चर था वो इकोनॉमिक लाइफ का मुख्य एक बेस लाइन थी, आधार बिंदु था, यानी मुख्य आधार था। अगर आज भी अगर हम भारत में अगर देखें तो भारत को क्या कहा गया, कृषि प्रधान देश कहा गया, क्योंकि यहाँ पर समथिंग 54% जनसंख्या कृषि पर डिपेंडेड है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखिएगा। तो गुप्त काल में भी जो कृषि आर्थिक जीवन का क्या था, मुख्य आधार थी। ठीक है, देखिएगा भूमि के प्रकारों की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स जो भूमि के जो प्रकार थे देखिएगा कौन कौन। एक तो क्षेत्र का मतलब कृषि योग्य भूमि होती थी। वास्तु मतलब निवास योग्य भूमि होती। खिल यानी न जोतने योग्य या हम यूं कर सकते बंजर भूमि होती थी। तो ध्यान दीजिएगा भूमि के प्रकार, क्षेत्र, वास्तु, खिल। क्षेत्र कृषि योग्य भूमि, वास्तु निवास योग्य भूमि, खिल न जोतने योग्य यानी कि बंजर भूमि। ओके, देखते हैं आगे। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स और क्या है, एक अप्रहत। देखिएगा अप्रहत क्या है, अप्रहत होता है बिना जोती गई जंगली भूमि। अप्रहत एक जंगली भूमि होती जिसको जोता नहीं जाता था। देखिए अवदेव मात्रक, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। अवदेव मात्रक क्या होता है कि कृषि वर्षा पर आधारित न होकर कृत्रिम साधनों से सिंचाई की जाती थी, वह भूमि होती थी अवदेव मात्रक। जैसे सिंचाई के साधन पहले होते रहट, ठीक है, रहट से सिंचाई की जाती थी, तो अवदेव मात्र होता था, यानी कि वर्षा पर डिपेंडेंट नहीं थी ये सिर्फ कृत्रिम साधनों पर ही सिंचाई उसकी होती है। जैसे आज वर्तमान में होता ना, जैसे ड्रिप सिंचाई है, फव्वारा सिस्टम से होता है, तो उस जमाने की यानी कि गुप्त काल में ये अवदेव मात्रक भूमि होती थी। इसके साथ ही अगर देखें और विशेष बातों की देखें तो मनुदयम, ये क्या है, जल युक्त भूमि। कहने का मतलब है इसमें ज्यादा सिंचाई नहीं होती थी। सरकरा यानी कि कंकरीली भूमि होती थी। ये उर्वरा, ये उपजाऊ भूमि होती थी। मरु रेगिस्तानी भूमि होती है। ऊसर अनुपजाऊ भूमि होती है। और एक है पेकली यानी कीचड़ युक्त भूमि। तो फ्रेंड्स इसको याद रखें, पेकली क्या होता है, ये कीचड़ युक्त भूमि होती थी। इसके साथ ही अगर देखें फ्रेंड्स, देखिएगा अमरकोश मैंने आपको बताया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो नवरत्न है, उस नवरत्न में एक जो विद्वान है उसका नाम है अमर सिंह, जिसने कौन सी किताब लिखी, अमरकोश। इस अमरकोश के अंदर जो 12 प्रकार की भूमि का उसने वर्णन किया। ऐसे अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र है, ये 10 प्रकार की भूमि का वर्णन करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आडवाल, द्रोणावाप और कुल्यवाप या नल, ये क्या थे, भूमि के पैमाइश यानी भूमि को नापने की ये इकाई थी। कौन सी, आडवल, द्रोणवाप, कुल्याप और नल, ये भूमि को नापा जाता था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अब हम बात है व्यापार वाणिज्य की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा व्यापार वाणिज्य की अगर चर्चा करें, देखते हैं
देखिए, आंतरिक जो व्यापार होता था वो श्रेष्ठी, सार्ववाह और कुलिक निगम के माध्यम से संचालित होता है। यानी कि जो आंतरिक यानी कि देश की सीमाओं के अंदर ही जो व्यापार होता था वो श्रेष्ठी, सार्ववाह, कुलिक निगम आदि के माध्यम से संचालित होता था। तो सबसे पहले हम देखें तो देखो, श्रेष्ठी क्या होता है? जो व्यापारियों का जो मुखिया होता था, जो व्यापारी होते, जो मर्चेंट होते थे, उनका जो हेड, उसको श्रेष्ठी कहा गया है। यानी ये बहुत ही धनी व्यक्ति होता था। इसके साथ ही सातवां अगर देखें तो व्यापारियों के काफिले का प्रमुख होता था। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यापारियों को काफिला जो है किसी दूसरे स्थान पर व्यापार या किसी आयात व निर्यात करने जा रहा है, तो जो एक काफिला होता था, एक समूह होता था, उसका वो क्या होता था? हेड होता था। उसको बोलता था सातवां। तो आई होप आपको समझ में आया। श्रेष्ठी क्या होता था? व्यापारियों का मुखिया होता था। सार्वभौम तो व्यापारियों के काफिले का मुखिया होता था। ध्यान, दोनों में अंतर है। श्रेष्ठी तो व्यापारियों का मुखिया और सार्वभौम कौन होता था? व्यापारियों के काफिले का मुखिया होता था। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिए, 5 प्रकार के तत्व होते थे सार्वभौम में। देखिए कौन कौन से होते थे, इसको आप याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला है मंडी सार्थ। देखिए, मंडी सार्थ क्या होता था? जो अपने माल सहित शामिल होने वाला व्यापारी, यानी कि ऐसा व्यापारी जो काफिले के साथ जा रहा है और खुद का माल उसका है, कच्चा माल जो रॉ मटेरियल है वो उसका खुद का माल है और वो खुद आयात निर्यात करने जा रहा है, बेचने जा रहा है, तो उसको मंडी सार्थ कहा गया है। ठीक है। दूसरा है भारवाह। भारवाह होता था भार ढोने वाला श्रमिक। ठीक है, जो भार होता है, जैसे कूली बोलते हैं ना, वो भार ढोने वाला होता था, उसको हम भारवाह होता था। एक है वहलिक। देखिए, वहलिक क्या होता था? जैसे बेलदार होता था, बेलदार ऊंट घोड़ों आदि पर सामान लादने वाला व्यक्ति था, उसको बोलता बेलदार या वहलिक होता था। देखिए, औदारिक क्या होता था? औदारिक होता है आजीविका के लिए, आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला व्यापारी होता था, उसको औदारिक कहता। और एक है करपटिक। देखिए, करपटिक होता था साधु सन्यासियों जो इसके साथ चलते थे, वो करपटिक। तो ऐसे सार्वभौम में क्या थे? 5 तत्व थे। कौन कौन से, एक बार फिर से देखिएगा। मंडी सार्थ है, भारवाहक है, वहलिका है, औदारिक है और कारपटिक है। ठीक है, तो ये 5 व्यक्ति है जो इन सभी के समूह को, इन सभी के मुखिया को क्या कहा गया है? सार्ववाह कहा गया है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स बात समझ में। देखिएगा, आपको फोकस क्या करना है। श्रेष्ठी क्या होता है? सार्ववाह के। श्रेष्ठी व्यापारियों का मुखिया, सार्थ व्यापारियों के काफिले का मुखिया कहलाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। अब ज्यादा नहीं है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, रघुवंश, आपको पता है रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। यानी कि रघुवंश में बाजार को क्या विपणी क्या कहा गया है? विपणी कहा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रघुवंश में व्यापार को विपणी कहा गया है। देखिए, पण्य विधि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पण्य विधि क्या होती थी? वह मार्ग जिसके दोनों ओर व्यापारी अपना माल सजाकर वस्तुओं का क्रय विक्रय करता। जैसे मान लेते हैं ये कोई रास्ता है, ठीक है, और जैसे इस रास्ते के दोनों तरफ ये लेफ्ट और राइट में जो व्यापारी होता था वह अपने माल को सजा के रखता था और आयात निर्यात करता, ट्रेड करता था, उसको पण्य विधि कहा गया। क्या कहा गया? पण्य विधि कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं भारत में जो आयातित और निर्यातित जो वस्तुएं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयात। कौन कौन सी चीजों का आयात होता है भारत में? देखिएगा, चीन का चिनांशुक। देखिए, चीन का चिनांशुक नामक कोशे वस्त्र, यानी कि जो चीन का चिनांशुक जो कोयस वस्त्र भारतीय बाजारों में बेचा जाता था। तो इसको आप याद रखिएगा, कोशेय वस्त्र को बेचा जाता था। ऐसे हम घोड़ों का आयात कहाँ से करते थे? कंबोज, यानी कंबोज के घोड़े बड़े फेमस थे। ठीक है, घोड़ों का आयात कंबोज से किया जाता था तथा यवन पर्शिया से भी घोड़ों का आयात किया जाता। यवन से और पर्शिया से भी हम घोड़े लाते थे। इसके साथ ही पूर्वी देशों में इलायची, मिर्च, मसाले आदि का हम आयात करते हैं, यानी कि वस्तुओं को खरीदते थे। ठीक है, तो आपको फिर से एक बार सुनिएगा, कौन कौन सी चीजों का आयात कर? चीन से तो चिनांशुक नामक जो कोशेय वस्त्र वो हम लेते थे, और घोड़ों का आयात करते थे कंबोज से करते थे, यवन से, पर्शिया से करते थे, और जो पूर्वी देश थे, है ना, उनसे इलायची, मिर्च, मसालों का भी आयात करते थे। ऐसे हम देखिए निर्यात की हम बात करते, कौन कौन सी वस्तुओं को बेचते थे। ठीक है, गुप्त काल में देखिए काली मिर्च, ठीक है, काली या सफेद मिर्च होती थी, पीपल है,
गोमेद है, मलमल है, रेशमी है, सूती वस्त्र रोम और यमन को निर्यात करते थे। तो यहाँ से बाहर वस्तुएं होती थी कहाँ, रोम में और यूनान में। किन किन वस्तुओं का, काली सफेद मिर्च का, पीपल का, ठीक है, गोमेद का, मलमल का, रेशमी और सूती वस्त्रों का होता था। ओके, इसके साथ ही अगर देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा रोमन सम्राट यानी कि रोमन सम्राट जस्टियन द्वारा, यानी कि एक रोमन सम्राट था उसका नाम जस्टियन द्वारा भारतीय जो तेज पत्ते होते हैं ना, जो मसाले रूप में होते हैं, तेज पत्ते, पीपल, काली मिर्च पर प्रतिबंध लगा दिया गया था उसने। ठीक है, तो इससे रोमर जो सम्राट है ना जस्टियन, ऐसे उसने जो भारत से रोम में जाती थी काली मिर्च है, पीपल, तेज पत्ते आदि पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि वहां से भारत के पास बहुत ही काफी सोना चांदी पैसा आ गया था। इसीलिए वो सोचा कि ऐसे ही अगर व्यापार हो तो भारत के अंदर रोम से सारा जो खजाना है, जो भी हीरे जवाहरात है, तो वो खत्म हो जाए, इसलिए उसने प्रतिबंध लगाया था। किसने, जस्टियन ने। देखिएगा आगे, हिमालय व सिंध में पाई जाने वाली जो मुस्क या कस्तूरी का भी निर्यात होता है, यानी कि हिमालय और सिंध से पाई जाने वाली जो कस्तूरी या मुस्क कहते हैं उसको, वो विदेशों में इसका निर्यात होता है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि जो कस्तूरी है ये कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुस्क को ही कस्तूरी कहते हैं, क्योंकि कस्तूरी की जो खुशबू होती है किलोमीटरों तक इसकी खुशबू जाती है। तो आपको बताना है कि कस्तूरी कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, देखते हैं आगे। अब देखिए, गुप्तकालीन जो बंदरगाह है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, गुप्त काल के अंदर जो फेमस जो बंदरगाह थे उनकी हम चर्चा करें तो देखिएगा, ये आपका पश्चिमी, ये पूर्वी। तो पश्चिमी जो ये है, ये बेरीगाजा, जो भृगु कच्छ और भड़ोच, ये फेमस थे। ये कहाँ, गुजरात के बंदरगाह, तो यहाँ से व्यापार होता था। ऐसे हम देखें तो एक पूर्व में था ताम्रलिप्ति, तो ये बहुत ही फेमस बंदरगाह थे, यहाँ से वस्तुओं का ट्रेड होता था, आयात निर्यात होता था। तो इसको आप याद रखिएगा। ओके, देखते हैं आगे। देखिए, जो नोट में देखिए, लेकिन कुषाण सातवाहन युग की तुलना में वैदेशिक व्यापार का क्या हुआ, धीरे धीरे पतन होने लग गया। देखिए, एक है प्रोकोशियस का वर्णन। देखिएगा, प्रोकोशियस क्या है, फारस ने रेशम के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था और रोम के साथ उसकी शत्रुता के कारण भारतीय रेशम व्यापार में क्या ठेस पहुंची। धीरे धीरे व्यापार क्या होगा, कम होता गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। इसके साथ ही मंदसौर अभिलेख है। आपको पता है मंदसौर का अभिलेख किसका है, जो कुमारगुप्त प्रथम का ये मंदसौर का अभिलेख है। इस मंदसौर के अभिलेख के अंदर हमें जानकारी मिलती है कि जो लाट यानी गुजरात के रेशम बुनकरों की अपना पारंपरिक व्यापार छोड़कर कहाँ जाना पड़ा, मंदसौर जाना पड़ा। यानी कि जब व्यापार पर ज़्यादा ठेस पहुंची है, व्यापार कमजोर हो गया, तो मंदसौर लाट यानी गुजरात से जो वहाँ पे रेशम जो बुनकर होते थे, व्यापारी थे, तो उनको छोड़कर वो कहाँ चले गए, मंदसौर गए। ठीक है, एक है कोशमोस, एक किताब है कोशमोस। इस किताब से हमें क्या जानकारी मिलती है उसकी हम चर्चा करें तो फ्रेंड देखिएगा, भारत व चीन के मध्य व्यापारिक संबंध थे। यानी कि इस किताब से हमें ये पता चलता है कि भारत और चाइना के मध्य जो व्यापारिक संबंध थे जिसमें श्रीलंका बिचौलिए की भूमिका निभाता था। यानी कि भारत और चीन के मध्य जब व्यापार होता था तो श्रीलंका क्या है, मीडिएटर था व्यापार करने। यानी कि जो ट्रेड होता था व्यापार, उसका मीडिएटर कौन था, श्रीलंका होता था। ठीक है, लेकिन दोनों देशों में एक दूसरे के सिक्के नहीं मिले हैं। इसके भी हमें जानकारी मिलती है कि अगर व्यापार हो रहा तो सिक्के तो मिलने ही चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार होता था लेकिन सिक्कों की कोई जानकारी हमें नहीं मिलती, अर्थात यह व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। ठीक है, वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु देना, तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। पहले तो क्या था, वस्तु विनिमय पर ही आधारित था, जो ज्यादा लाभकारी नहीं था। ठीक है, भाई लाभकारी क्यों होगा कि कोई वस्तु महंगी दे रहा है और कोई सस्ती दे रहा है, तो इससे ये लाभकारी नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के धातुओं के सिक्के का अभाव था, क्योंकि वस्तु विनिमय के माध्यम से ट्रेड होता था, यानी कि सिक्कों का अभाव था। फायान कहता है कि फायान के अनुसार लोग वस्तु विनिमय का किससे काम लेते थे, कोडियों का काम चलाते थे। कोडियों से वो काम ले, यानी कोडी होती थी ना, कोडी से व्यापार करते थे। ठीक है, आज तो जैसे कागज की मुद्रा आ गई ना, तो इससे करते थे, लेकिन पहले वस्तु विनिमय का कोडियों से काम लेते थे। ठीक है, सिक्कों में मिलावट की मात्रा बढ़ गई थी, यानी सिक्कों में जो मिलावट होती है बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। यह
वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था, यानी कि इस समय जो वस्त्र निर्माण था, इस समय भी सूती वस्त्र जो उद्योग था बहुत ही विकसित अवस्था में था और आज भी है। इसीलिए जो वस्त्र निर्माण है, उस वस्तु निर्माण के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग वो एक संगठित उद्योग आता है, यानी कि गैर संगठित नहीं है। क्योंकि संगठित क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो भी मजदूर होता है उसको समय पर जो उसके जो मेहनताना है, जो उसको जो विभिन्न प्रकार की जो सुविधा है उनको समय पे मिल जाती है, तो वो संगठित उद्योग की श्रेणी में आता है। तो सूती वस्त्र उद्योग कैसा उद्योग है, एक संगठित उद्योग है। ओके, कताई एवं बुनाई यानी कताई व बुनाई यानी वस्त्र निर्माण कहते हैं उसको, इस समय का प्रमुख शिल्प था जिसे हम तंतुवाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ओके, यानी कि तंतुवाय क्या होता था, यानी कि जो वस्त्र निर्माण की जो कताई और बुनाई करने वाले जो होते थे, शिल्पी होते थे, उनको तंतुवाय कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं, रत्न उद्योग की भी विकसित अवस्था में था। ठीक है, जो वराहमिहिर है, वराहमिहिर ने एक किताब की व्रत संहिता में 22 प्रकार के मणियों का उल्लेख किया है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो वीडियो आएगा ना, इसके बाद में जो मतलब गुप्तकालीन साहित्य की हम बात करें तो उनके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसके लगातार उसको शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं आपको जो गुप्त काल है इतना डिटेल से, इतना बारीकी से मैं पढ़ाऊंगा, आपने कहीं यूट्यूब में कहीं पे भी आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इस समय श्रेणी व्यवस्था का विकास हो गया, जो अपने अपने व्यवसाय के हित और कल्याण के अतिरिक्त महाजनी, लेन देन, विश्राम गृह, कुएं, तालाब आदि का निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्य करती थी। अब हम देख लेते हैं पूग। देखिए, एक ही जाति के व्यापारियों का समूह है, पूग कहलाता था। ठीक है, और अगर देखें श्रेणी, विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह श्रेणी कहलाता। जेठक या ज्येष्ठक श्रेणियों का मुखिया होता था। निगम, एक ही नगर के जो निवास व्यापारी होते उनका समूह है। श्रेष्ठी, निगम का प्रधान यानी कि श्रेष्ठी बैंकर या साहूकार के रूप में कार्य करता था। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात लास्ट है, सोने के सिक्कों को गुप्त अभिलेखों में क्या कहा गया, दिनार कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, दिनार क्या थी, एक सिक्का था, किस काल का, गुप्त काल के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने जो प्रशासन है उसके बारे में हमने बात कर ली है, जो कर व्यवस्था की बात कर ली है, आर्थिक व्यवस्था की हम बात कर ली है। कल हम डियर फ्रेंड्स हम जो धार्मिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति है उसको हम कवर करेंगे। फिर इसके पश्चात हम बात करने वाले हैं कला साहित्य के बारे में, स्थापत्य कला है इनके बारे में, जो मथुरा शैली है, गांधार शैली है, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर लास्ट वाला जो वीडियो आएगा अपना, जो गुप्तकालीन साहित्य, जितने भी गुप्त काल के राइटर हुए हैं, विद्वान हैं, उनकी जो किताबें हैं और उन किताबों के अंदर जितने किस किस चीज का, किन किन बातों का वर्णन किया, उन सभी का हम डिटेल से हम उसका स्टडी करेंगे। तो मेरे साथ आप बिल्कुल बने रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।